बात करेंगे मोदी सरकार की दहशतगर्दियों की, जिसे पूरी दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेस में एक दरिंदा है, जिसमें बर्बरियत और दरिंदगी कूट कूट कर भरी है। और ये दरिंदा इंतहा पसंदी फैलाकर हर उस इंसान को कत्ल कर देना चाहता है जिसके नाम नेहाद हिंदुत्व नजरिए की हिमायत नहीं करता। और एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को अज्ञात बंदूकधारियों ने ढेर कर दिया है। मारे गए कट्टरपंथी की पहचान जमीयत उलेमा इस्लाम के कारी शहजाद के तौर पर की गई कि ये डीप स्टेट ने किया है। व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनी मोर। जमीयत उलेमा इस्लाम के एक सदस्य की सोमवार सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। हमले के वक्त जब वो सुबह की नमाज के लिए जा रहा था तभी अज्ञात हमलावरों ने अटैक कर दिया। एक ही चीज है कि ये डीप स्टेट ने किया है। व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनी मोर। अब जारी बात है नरेंद्र मोदी और उसकी डीप स्टेट, अमेरिकी सदर में और उसकी डीप स्टेट में फर्क है। वो कैसे? अमेरिकी डीप स्टेट क्या कहती है या अमेरिकी सदर क्या कहता है? वी विल ट्रैक यू टू द गेट्स ऑफ द हेल। इंडियंस क्या कहते हैं? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। आप कहीं सेफ नहीं है, लेकिन बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। इंडिया कहीं भी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता ये जो पाकिस्तान में किलिंग्स होती हैं। बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। और ये जितने भी एंटी इंडिया मुजाहिदीन जो माजी में रहे हैं, जिन्हें मिलिटेंट्स इंडिया कहता है, ये सारे के सारे मिस्टीरियसली कत्ल हुए, सारे के सारे। लेकिन डू वी हैव अ प्रूफ? डू वी हैव अ प्रूफ अदर देन रेट्रिक? हम तो रेट्रिक भी नहीं करते, हम तो रेट्रिक भी नहीं करते। वी कांट गिव अ प्रूफ टू एनीवन। या हमने इस चीज को ये महसूस किया है कि इसके ऊपर बात ही ना की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो लोग पैनिक क्रिएट होगी। हमने मीडिया के ऊपर कभी किसी से कुछ सुना ही नहीं है कि ये जो इंडिया कर रहा है ये रॉ करवा रही है, तो फिर क्या है भाई? उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट डू यू हैव टू प्रूव द रॉ हैज डन इट? अब कई लोग कहते हैं इज इंडिया बिहाइंड इट? ऑब्वियसली वाइडली सस्पेक्टेड दैट इंडिया इज बिहाइंड इट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को पता है कि हमने इंटरनेशनल बैकलैश को भी बचना है, हमने अपना पर्सपेक्टिव भी अचीव करना है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होना, वहां पे पैरानोया क्रिएट हो जाना, you have hit the militants without triggering a full scale war। आपने फुल स्केल वॉर को शुरू किए बगैर आपने एक जो कैंपेन शुरू कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आपको क्या जरूरत है? the question is you are not safe anywhere। this is India's message। so you are not safe anywhere। अब हर वो बंदा जो जहादे कश्मीर में ऊपर वाले स्केल में था, दरमियाने स्केल में था, नीचे लेवल पर काम कर रहा था, हर बंदा डर रहा है। हर बंदे को इस चीज का पता है कि उसको कभी भी टारगेट किया जा सकता है, कहीं भी टारगेट किया जा सकता है, उसको कभी भी ढूंढा जा सकता है और उसको टारगेट कर लिया गया होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है सस्ते कातिल अवेलेबल है, यहां पर सस्ते कातिल अवेलेबल है। और उनका मीडिया का जो वो जैसे कहते हैं द वे दे ऑपरेट, जैसे बॉलीवुड स्टाइल मीडिया, किस तरह वो बात करेंगे और वो सारे के सारी सोशल मीडिया स्पेस को हाईजैक कर लेंगे। सारी की सारी सोशल मीडिया स्पेस को वो हाईजैक कर लेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, दे हाईजैक, दे हैव अ कंट्रोल ओवर इट। वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब यह है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई डायलॉग को नहीं रोका हुआ, लेकिन जो लोग डायलॉग में फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं उनको टारगेट कर दिया जाता है। ये सोचें कि ये टारगेट करने वाला कौन है। सर जोड़ें, और जो हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा दरपेश है, और आपने दिखाया कि किस तरह इंडियन मीडिया तो उस पर लुडियाँ डाल रहे हैं, खुश हैं वो तो कि ये सारा कुछ हो रहा है।
एक चैनल नहीं, सारे चैनल, एनडीटीवी भी बड़े प्राउडली यही बातें कर रहा है। और जो बात आप पहले कर रहे थे कि हमने अफगानिस्तान के, देखिए अफगानिस्तान, हम बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं कि आपकी सरजमीन की इस्तेमाल हो रही है हमारे लिए, तो अभी तक तो उस पर कुछ हमें नहीं ऐसा रद्द अमल नज़र आया। अभी भी जो TTP है वो वही सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये इस हालात में हमें ये चाहिए कि तमाम पार्टीज गैर मशरूत इकट्ठे बैठे और सड़कों पे आने की बजाय सर जोड़ के इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि हमने इस स्कार्ज को कैसे ख़त्म करना। ना इंडिया का मीडिया बड़ा चीख चीख के कह रहा है हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने कोई इल्ज़ाम नहीं ठहराया। आज आप हाफिज सईद को छोड़ दें, मंजर यहाँ पे आने दें, मैं देखता हूँ कि इंडिया का चैनल मुंह खोल जाए, इनकी जुबान बंदी ना हो जाए तो मेरा, वो नाम से डरते हैं तो, और उनकी ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से आप मुतालबा करें कि हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म की जाए। जी, मैं समझता हूं कि इनके हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म होनी चाहिए और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि वो जेलम में कहीं फिर रहे थे, तो ये सब बकवास है। अगर हाफिज सईद साहब की जमात जो है, जब मेरी साहब बात सुने, जब पाकिस्तान में सलाब आ जाए हाफिज सईद साहब, जब वहां पर फंड रेजिंग का मामला हाफिज सईद साहब, कश्मीर में आपको जवान चाहिए तो हाफिज सईद साहब। बिल्कुल ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के एक कुख्यात आतंकवादी दुश्मन हाफिज सईद के रिश्तेदार और लश्कर-ए-तैयबा के लिए धन जुटाने वाले कारी शहजादा को सोमवार सुबह कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। हमलावरों ने कराची के खैराबाद इलाके में जमीयत उलेमा इस्लाम JUIF के उपाध्यक्ष कारी शहजादा पर उस समय गोली चलाई जब वह एक स्थानीय मस्जिद में सुबह की नमाज अदा करने जा रहा था। क्षेत्रीय मीडिया के अनुसार लक्षित हत्या JUIF नेताओं के खिलाफ हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसमें पिछले महीने में कम से कम 5 कट्टरपंथी मारे गए हैं। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो रॉ कैसे पाकिस्तान में घुसकर भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है। कराची में एक मौलाना की हुई हत्या, शुरुआत में तो ये एक आम हत्या जैसी लग रही थी, लेकिन बाद में डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कोई आम आदमी नहीं था। इसका नाम था कारी शहजादा। कारी शहजादा की फोटो ये रही आपके सामने। ये कारी शहजादा जो है, ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव था। ये हाफिज सईद के भतीजे का ब्रदर इन लॉ था। फंडिंग लश्कर के लिए एक बड़ी, मतलब अपने जो कराची में जो एरिया था वहां से फंड रेजिंग करता था, पैसा इकट्ठा करता था लश्कर के लिए। और ये आज सुबह मस्जिद की ओर जा रहा था नमाज पढ़ने, उस समय इसको गोली मार दी गई। अननोन गनमैन, अगेन वही काम, और अननोन गनमैन को आप कोई भी वो बताइए, कराची तक जाके मारा गया। लश्कर एक लंबे टाइम से, अभी हाल में अपने पास एक वो भी आई थी, एक खबर भी आई थी कि हाफिज सईद पर हमला हुआ। हाफिज सईद पर हमला होने के बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। हमला हुआ था ये कंफर्म, इसमें कोई शक नहीं, उसमें उसका भतीजा भी मारा गया था। बहुत सारी चीजें भी सामने आनी बाकी है। ये हमला क्या कर रहा है और ये कौन था आदमी, इसके साथ साथ ऐसे कितने और लोग मारे गए हैं। मेरे पास फोटो के साथ लोग हैं और मेरे साथ हैं अरशद यूसुफ जई साहब, जो कि कराची से ही, वैसे ये रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन कराची से ही बैठ करके ऐसे आतंकियों को एक्सपोज करते थे। अरशद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अरशद साहब, ये पूरा गेम क्या है? मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि पिछले कुछ टाइम में कितने फंड रेजर्स या लश्कर के या JUI के लोग मारे गए। ये सारे वही तो थे जो कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खास बेटे थे, अडॉप्टेड बच्चे। अब ये मारे कैसे जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया शर्मा जी। बात ये है कि ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं और कौन उनको मार रहा है। ये एक क्वेश्चन तो है बजाते खुद। शायद कि मतलब जैसे कि आपने जिक्र किया कि इनका ताल्लुक इस तंजीम से है या लश्कर-ए-तैयबा या मतलब हाफिज सईद ग्रुप या दीगर, तो ऐसा है कि बहुत सारे जो मौलवी हजरात हैं इनके आपस के रिश्ते ज़रूर होते हैं और जाहिर सी बात है कि क्लास टू क्लास जो इंडिया और पाकिस्तान का जो एक नेचर है, लोग आपस में रिश्तेदारियाँ क्लास टू क्लास ही करते हैं। तो मैं भी कि मतलब इनका कोई आपस में रिश्ता हो जैसे कि आपने बताया।
जहाँ तक इनकी टारगेट किलिंग की बात है, तो ये मौलाना फजलुर रहमान जो है ये उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान जो है, आपको पता है कि ये जमीयत उलमाए इस्लाम एक मशहूर जो जमीयत उलमाए हिंद से बाद में बना, जो मुफ्ती महमूद था, ये मौलाना फजलुर रहमान उनकी ही बेटे हैं और ये इन्हीं की पार्टी के लोग हैं। अगर हम ये स्टेटिस्टिक्स उठाए, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तमाम अफराद का ताल्लुक जो है, जैसे कि ये साहब जो है लास्ट में जो तस्वीर है, या ये वाले साहब, ये उनका अभी हम आएंगे, इन सब पे आएंगे, इन सब की प्रोफाइल पे आएंगे। आप सिर्फ ये अभी शुरुआत कीजिए कि ये सिचुएशन क्या है। ये सारे के सारे शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, वो गाना था, यहाँ ये कैसे हो रहा है? जी, तो यही बात है कि मतलब अब तक जो क्लेम्स है, स्पेशली इस साहब के लिए जो क्लेम आया है वो ISKP की जानिब से आया है, न कि किसी दीगर इंडियन एजेंसीज या उनके टारगेट किलर्स के या डेथ स्क्वाड्स के हवाले से कोई बात नहीं चली है। तो अभी तक जो मालूमात है सामने वो ये है कि ISKP ने इनकी डेथ की जिम्मेदारी कबूल की है। यही सूरत हाल है और ये गुज़श्ता तकरीबन 5-6 महीने के दौरान बहुत सारे और भी लोग टारगेट हुए हैं। राइट, मेरे पास ये फोटो है जो जिस आदमी की आज हत्या हुई है। ये फाइनेंसर था, ऐसा पता चल रहा है। लश्कर का ये जो लश्कर का चीफ है हाफिज सईद, उसके भतीजे का ब्रदर इन लॉ था, साला था। और साथ में ये भी कि इसके ऊपर काफी टाइम से नजर थी एजेंसीज की भी, साथ में अननोन गनमैन को बधाई कि वो ऐसे लोगों को निपटा रहे हैं। लेकिन निपटा और कौन कौन रहे हैं? मेरे हाथ में एक फोटो, और अभी हम सारी फोटो पे बात करेंगे अरशद साहब से। ये साहब, ये जो है, ये हैं करीम निजामुद्दीन जो हैं, इनकी हत्या 14 मार्च को हुई थी। इनकी हत्या जब इनकी हत्या हुई थी, इनके साथ उस समय हामिदुल हक, मुफ्ती शाकिर, खलीलुर रहमान हक्कानी जो कि अफगानिस्तान से हैं, करीम निजामुद्दीन ये खुद थे। इनकी हत्या खटक कॉलोनी में हुई थी और एक ब्लास्ट हुआ था एक मस्जिद के अंदर, उसमें हुई थी जब जमाते उलेमा इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट चीफ अब्दुल नदीम वो प्रेयर कर रहे थे। ये अब्दुल नदीम भी इन्हीं के साथ 72 हुरों के पास पहुंच गए थे।